Hello, Jai Hind, everyone. How are you all? I hope you are doing well and enjoying your vacations. Dear students, today we are going to learn Social Science Class 9th, Chapter 1 of Geography, that is Shaping the Earth's Surface. Dear students, we will cover this chapter in three parts. This is going to be part first, in which we will study two major topics that are plate tectonic and interior of the Earth. We will have another video for different parts like agents of gradation, work of river as erosional and depositional. In part third video, we will be learning major disasters like landslide, earthquake. In this chapter or in this video, we are going to cover these two major topics, plate tectonic and interior of the earth. Let's start. Dear students, as all of you know that our Earth is a living planet. It is a dynamic, not static. Let me explain you what is the difference between dynamic और static. Static means जो चीज रुकी हुई हो, जो स्टेशनरी हो. पर अर्थ स्टेशनरी नहीं है, आप सबको पता है. अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं मूवमेंट दिख रहा होता है. It is not a static planet. The Earth is called a dynamic planet. Dear students, please pay attention. यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है. Why Earth is called a dynamic planet? तो आप वहां ये पॉइंट दे सकते हैं कि द अर्थ इज कॉल्ड अ डायनेमिक प्लैनेट बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस. यानी कि अर्थ की जो सरफेस है, हो सकता है कि आज सरफेस अगर माउंटेनियस है, हो सकता है आज सरफेस अगर प्लेट्यू वाली है, तो आने वाले टाइम में न रहे. इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स फॉर्म. What are the forces that are changing these surfaces? We will discuss it later. बट यहाँ हमें इतना समझना है कि फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अर्थ की सरफेस पे, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं. दो मेजर फोर्सेस होते हैं जिन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस. एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस मींस व्हिच एक्ट्स इनसाइड द अर्थ सरफेस, सच एज वॉल्केनिज्म, earthquake, plate tectonics. These continuously reshaping the Earth's surface. And what are external forces? External forces like जो फोर्स सरफेस पे एक्ट करते हैं, जैसे वेदरिंग है. वेदरिंग का मतलब होता है बड़ी बड़ी रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में, रॉक्स में टूट जाना. इरोजन, डिपोजिशन, these modify, these change landforms over time. And the movement of tectonic plates causes the formation of mountains, ocean and continent. तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, इसकी वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ओशियंस का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंट. क्या होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स? लेट मी टेल यू. सपोज सपोज you are living on, you are standing on the surface of the earth. So the part of the earth that is lithosphere on which we are standing, this is known as tectonic plate. So tectonic plates are large, irregular. They are not regular distributed, they are irregularly. They are irregularly shaped slabs of solid rocks. That means crust. आसान भाषा में कि अगर क्रस्ट है तो उसके कई सारे टुकड़े. अब ये जो पीसेस हैं, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है. ठीक है ना? दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज, irregularly shaped slabs of
सॉलिड रॉक दैट फॉर्म्स द अर्थ्स आउटर लेयर, और इसी को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स कि ऐसा स्फीयर जो रॉकी हो, जिस पर रहा जा सके, जो लिवेबल हो, जो सॉलिड हो। एंड वी ऑल नो विच लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड, क्रस्ट। एंड दीज प्लेट्स मूव स्लोली, और ये जो प्लेट्स हैं, ये जो क्रस्ट है, ये तैरता रहता है। और ये प्लेट्स हैं जो इरेगुलर हैं, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम या कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही हैं। किस पर मूव कर रही हैं? ओवर द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। अब आप इस डायग्राम में देखें कि ये जो आपको सरफेस देखने को मिल रही होगी, ये क्रस्ट है, ये पूरी क्रस्ट है। और इसके नीचे जो आपको रेड रेड कलर में दिख रहा होगा, दिस इज एस्थेनोस्फीयर। ये सेमी मोल्टन स्टेट में है, एक्सट्रीम हीट है यहाँ, जिसकी वजह से सेमी मोल्टन स्टेट में। तो इस सेमी मोल्टन सब्सटेंस के ऊपर जो प्लेट्स मूव, इसी वजह इनके ऊपर जो मूव करती हैं, इन्हीं की वजह से चेंजेस आते हैं अर्थ के लैंडफॉर्म में। ठीक है। एंड देयर मूवमेंट कॉजेस अर्थक्वेक। तो जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज अकर होती हैं, एंड माउंटेन फॉर्मेशन, और माउंटेन बनते हैं। लाइक मान लीजिए ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी कि बहुत बड़े स्लैब हैं ये अर्थ की सरफेस के, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो होगा क्या, एक टाइम पर ये दोनों दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे और ये स्लैब ऊपर उठ जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर नया बना लेगा। यानी कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक सिंपल फ्लैट जमीन थी, लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आई, टकराई, तो उन्होंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बना लिया जो माउंटेनियस दिख रहा है। और जब मान लीजिए ये कोई टेक्टोनिक प्लेट है और ये अगर बीच में से टकरा जाए, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये अलग अलग हो जाएंगी, तो इनके बीच में या इनके नीचे जो मेंटल था, मेंटल में जो मैग्मा है वो बाहर आ जाए, और जब वो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, वॉल्केनो। ये छोटी छोटी चीजें तो पता ही है ना। तो ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये सारी प्रोसेस क्यों हो रही है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी और माउंटेन फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Continuous change in the atmosphere, hydrosphere and biosphere influence Earth's environment and ecosystem. Conclusion: Earth is dynamic. Earth dynamic इसलिए है because its surface and environment are always evolving through natural processes. ठीक है ना। यानी कि नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से अर्थ की सरफेसेस पे चेंज होते हैं। तो ये हम आंसर लिख सकते हैं 4 मार्कर या 5 मार्कर्स में, कि वाई अर्थ इज डायनेमिक प्लानट, ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए, वाई द अर्थ is called a dynamic planet. So these reasons we can express why Earth is called a dynamic planet, because it is constantly changing its surface. And what is plate tectonic theory? I hope you have understood what is plates, what is tectonic plates. तो मान लीजिए क्रस्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बीच में से कहीं से टूटा हुआ है, तो ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हो जाएंगी, इन्हीं को हम प्लेट्स कहते हैं। तो ये जो प्लेट्स मूव करती हैं, इन्हीं की वजह से चेंजेस होते हैं। अगर ये प्लेट्स आपस में टकरा जाएगी तो माउंटेन बन जाएगी। अगर यही जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, तो रिफ्ट बन जाएगी, दरार बन जाएगी, आगे चल के वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो यही लिखा है कि द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट्स। ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, ये अपने घर की तरह छोटी प्लेट्स नहीं होती हैं, बड़ी प्लेट्स होती हैं। तो द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स मूव ओवर, ये प्लेट्स किसके ऊपर तैरती हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो क्या है एस्थेनोस्फीयर, सेमी मोल्टन
substance, semi-molten substance lies on or found over found over magma, found over mantle या magma in mantle. Is it clear? ठीक है, अगर ये क्रस्ट है, इसके बाद ये मेंटल है, तो ये मेंटल की अपर लेयर पे है एस्थेनोस्फीयर, जिसकी वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या होती है, वी हैव डिस्कस लाइक अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन फॉर्मेशन, ओशियन बेसिन फॉर्मेशन। तो नाउ द प्लेट मूवमेंट इज ड्रिवन बाय मेंटल कन्वेक्शन। अब ये हमें बात समझना है कि सर यहाँ ये मूव कर क्यों रहे हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये एक जगह पर रह भी तो सकती थी, ये क्यों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक दूसरे की तरफ से क्यों जा रही हैं? तो दीज आर मूविंग बिकॉज ऑफ मेंटल कन्वेक्शन इनसाइड द। क्या होता है मेंटल कन्वेक्शन? एक मिनट में समझ लेते हैं। देखो, हर एक सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है कि वो, ये जो हीटेड सब्सटेंस होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि अपने आप को अपवर्ड पुश करते हैं, ऊपर की ओर धकेलते हैं। हम सबने उबलता दूध देखा हुआ, हम सबने उबलता हुआ पानी देखा हुआ। इन सब में जो वाटर वेपर्स हैं ये एवापोरेट होके ऊपर आ रही होती हैं। तो ऐसे ही जो क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है, ये अपने आप को ऊपर धकेलता है, पुश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ क्रस्ट है जो कि सॉलिड है, इतनी ईज़िली मैग्मा को बाहर निकलने नहीं देगा। तो होगा क्या? ये जो मैग्मा है ये टकरा के वापस आ जाएगा। लेकिन फिर नीचे और गर्म होगा, फिर एनर्जी आएगी, फिर ऊपर की तरफ पुश करेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर। तो ये जो मूवमेंट है मैग्मा का, तो इसी मूवमेंट को कहते हैं मेंटल कन्वेक्शन। बहुत ध्यान सुनना। मैग्मा के मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? मैग्मा के मूवमेंट को ही क्या कहते हैं? मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल कन्वेक्शन। आई बात समझ में? मेंटल इसलिए कहा है क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? मेंटल में। ठीक है ना? कौन मूव कर रहा है? मैग्मा। मैग्मा डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है, टकराता है क्रस्ट से, फिर वापस आ जाता है। तो इसी फ्लो को ही कहा गया है मेंटल कन्वेक्शन। इज इट क्लियर? तो जब ये फोर्स करती है, जब ये मैग्मा फोर्स करता है, एक मिनट, जब ये मैग्मा फोर्स करता है, तो वापस जब मैग्मा आता है नीचे डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड जाता है, तो जब ये कंटिन्यूअसली प्रेशर करता होगा क्रस्ट पे, तो कहीं ना कहीं क्रस्ट में क्रैक्स डेवलप होंगे, है ना? और जब यही क्रैक बहुत बड़ा हो जाता है, जब ये अर्थ सरफेस तक क्रैक पहुंच जाता है, तो नीचे से मैग्मा का इरप्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। तो ये आपको जो दिख रहा है मैग्मा, ये अब बन चुका है लावा बाहर आ गए। लेकिन जब ये मेंटल में था तो ये क्या था? मैग्मा। यानी कि अब वो क्रैक बिल्कुल हो चुका है क्रस्ट से मेंटल की तरफ। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई? इज इट क्लियर कि व्हाई प्लेट्स आर मूविंग? बिकॉज ऑफ मेंटल कन्वेक्शन। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब कि हम अर्थ के अंदर की स्ट्रक्चर समझेंगे। तो पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, मेनली थ्री लेयर्स, अरेंज्ड फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर। साइंटिस्ट स्टडी द अर्थ इंटीरियर मेनली थ्रू सीस्मिक वेव्स। जब भी अर्थक्वेक आता है तो वेव्स निकलती हैं, तो उन्हीं वेव्स से साइंटिस्ट ने स्टडी की है कि अर्थ कितनी डीप हो सकती है। ये मैनुअली जाके किसी साइंटिस्ट ने पता नहीं किया है कि अर्थ के इतने अंदर तक चले गए हों, सेंटर तक, और वहां से हम लेंथ निकाल के आए होंगे। नहीं निकाल सकते हैं। ह्यूमंस मेनली 12 किलोमीटर तक का ही एक्सिबिशन कर पाए हैं, गड्ढा कर पाए हैं। मतलब इसके बियॉन्ड इंसान जा ही नहीं सका। तो फिर इतने सारी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से हुई? 6371 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सीस्मिक वेव से अंदाजा लगा। और जो किसकी वजह से जनरेटेड होती हैं? बाय अर्थक्वेक। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि सीस्मिक वेव्स जनरेटेड व्हेन।
तो जब व्हेन अर्थक्वेक अकर्स seismic waves are generated because direct observation is possible only for a few kilometers like 10 to 12 kilometers. The earth has a radius of approximately 6371 किलोमीटर। फैक्ट है, याद कर सकते हैं। तो अर्थ की कितनी लेयर है? अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर की जो लेयर है जिसपे हम रहते हैं दैट इज क्रस्ट। ये आपको दिख रही होगी। अब आपको यहाँ 2 चीज़ें दिख रही होंगी, ये थोड़ा वाटर बॉडी दिख रही होगी, ये लैंड दिख रहा होगा। तो क्रस्ट के भी 2 टाइप हैं आगे चल के, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में ये पूरा का पूरा पार्ट मेंटल दिख रहा होगा। इसी में मैग्मा फ्लो करता है। और इसके नीचे जो लेयर है दैट इज कोर और यहाँ सेंटर है। सबसे बड़ा पार्ट है मेंटल, उसके बाद कोर, उसके बाद क्रस्ट। अब हम पढ़ते हैं क्रस्ट को। तो सबसे पहली बात है द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। कैसी है ये? सॉलिड। मैग्मा कैसा है? सेमी मोल्टन और लिक्विड स्टेट में। क्रस्ट कैसी है? सॉलिड। तो ये आउटर मोस्ट है, ये आपको दिख रही होगी, ये सरफेस, ये क्या है? ये क्रस्ट है। क्रस्ट के 2 टाइप में जो अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये मेंटल है, ये कोर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? यानी कि क्रस्ट की थिकनेस जो है 5 किलोमीटर से लेके कितनी है? 70 किलोमीटर। इट रिप्रेजेंट लेस देन 1%, यानी कि क्रस्ट अगर अर्थ 100% कोई मैटर है, तो क्रस्ट उसमें सिर्फ 1% है। बाकी मेंटल है 99 में एंड कोर है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय मोहो डिसकंटिन्यूटी। मतलब मैंने कहा अगर ये हमारी 3 लेयर्स हैं, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। तो ये जो लाइन है जिससे क्रस्ट मेंटल अलग है, इसे ही कहा गया है मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्यों? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जियोलॉजिस्ट मोहोरोविक। इन्होंने इस लेयर को डिसाइड किया था। तो उन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ गया? मोहो डिसकंटिन्यूटी। इज इट क्लियर? बहुत छोटे से फैक्ट्स हैं, याद रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रस्ट के 2 टाइप जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो कौन-कौन से हैं। फर्स्ट है ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड ओशियनिक क्रस्ट। हमने कहा कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 5 से लेके 70 किलोमीटर तक। तो यहाँ बात करेंगे ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो सॉलिड है, जो रॉकी है, जिस पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो ऐसी क्रस्ट को कहा गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पॉसिबल हो सकता है? जो सरफेस रॉकी हो, जो मजबूत हो। और जो सरफेस रॉकी और मजबूत होती है, तो ऐसी क्रस्ट का नाम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी थिकनेस ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी ओशियनिक क्रस्ट से, क्योंकि ये मैग्मा है। फॉर एग्जांपल ये मैग्मा है। तो देखो इसकी थिकनेस इतनी है, ओशियनिक क्रस्ट की इतनी ही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख सकते हैं कि क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 5 टू 10 किलोमीटर है। ये बेसाल्ट से बना है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा डेंस है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा कि डेंसिटी जो है वो डाउनवर्ड जाते जाते इंक्रीज होती रहेगी। जितने भी हम डाउनवर्ड जाएंगे, जितने भी सेंटर की तरफ जाएंगे, जितनी दूर उतनी ही ज्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो 2 टाइप हो गए क्रस्ट के, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पॉसिबल? कॉन्टिनेंट। अगला पार्ट है मेंटल। तो मेंटल किसके बीच लाई करता है? बिटवीन क्रस्ट एंड कोर के बीच में। जैसे अगर ये सरफेस है, ये लिखा ना, ये है क्रस्ट पार्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे थिकेस्ट कौन सी है? मेंटल। एंड इट्स एक्सटेंशन इज 2900 किलोमीटर। फैक्ट्स हैं, याद रखना है। एंड इट कंप्राइजेस अबाउट 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। And what was the percentage of crust volume? Was only 1%. It is made up of mainly of silicate rocks, which is rich in magnesium and iron.
लाइक मेंटल में कौन-कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? जो शॉर्ट ट्रिक से भी जानते हैं, सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और इसका टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है 500 सेंटीग्रेड टू 400 सेंटीग्रेड। तो ये इनके भी पार्ट्स हैं मेंटल के। फर्स्ट इज अपर मेंटल, सेकंड इज, इसके बाद है लोअर मेंटल। इट एक्सटेंड फ्रॉम मोहो, मोहो मीन्स द लाइन विच डिवाइड्स मेंटल फ्रॉम क्रस्ट, एंड इट कंटेन्स एस्थेनोस्फीयर जिसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। तो ये एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ लेंगे। लोअर मेंटल जो 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच एक्सटेंड करता है, ये बहुत ज्यादा रिजिड है ड्यू टू हाई प्रेशर। इनका डेंसिटी डाउनवर्ड जाते जाते बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी तो रिजिडिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अगला है कोर ऑफ द अर्थ। द कोर इज द इनर मोस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जितना हम डीप जाते जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। कोर सबसे लास्ट पार्ट है अर्थ का, सेंटर मोस्ट पार्ट, तो ये सबसे ज्यादा डेंस होगा। इसका एक्सटेंशन कहाँ से है? 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल है। 2900 किलोमीटर के बाद जो भी पार्ट है वो सब किसका है? कोर का है। और फिर 2900 किलोमीटर से चलता है कहाँ से? 6371 किलोमीटर। इसकी डेप्थ या इसका एरिया हो सकता है बड़ा किससे? मेंटल से, पर ये बहुत डेंस है इसलिए इसका साइज बहुत छोटा है। द कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकेल। याद करो, सियाल सीमा नीफे वाली ट्रिक, यानी कि क्रस्ट, सियाल, मेंटल, सीमा, कोर, नीफे। तो क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम, कोर में आयरन और निकेल, निकेल और आयरन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, इट इज द डेंसेस्ट पार्ट, इसका टेम्परेचर है 4000 सेल्सियस टू 6000 सेल्सियस। द कोर हैज वेरी हाई डेंसिटी एंड सब्जेक्टेड टू इमेंस प्रेशर, और सबसे ज्यादा प्रेशर भी। इट कॉन्स्टिट्यूएंट नियरली 50% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। अब आप देखिए, अगर अर्थ 100% कोई मैटर है तो क्रस्ट जो है वो 1% है, मेंटल जो है वो 84% है, और कोर जो है वो 15% है। ऐसे मिला के 100% हो गया। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मेंटल। जैसे क्रस्ट के दो पार्ट्स हैं, कोर के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज आउटर कोर एंड सेकंड इज इनर कोर। द एक्सटेंशन ऑफ आउटर कोर इज 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, एंड इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि कोर का आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? ड्यू टू एक्सट्रीम हाई प्रेशर, ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। एंड इनर कोर इज द डेंसेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का सबसे डेंस पार्ट कोई हो सकता है, कोर है, और कोर में भी अगर सबसे ज्यादा कोई डेंस पार्ट है, दैट इज इनर। इज इट क्लियर? And what is the importance of core? The core, outer core is responsible for generation of magnetic field, जिसकी वजह से मैग्मा मूव करता है। The core serves as a major source of internal heat, which drives mantle convection and plate tectonic activities. It plays a crucial role. वही है कि जो कोर है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से मैग्मा मूव करता है, और जब मैग्मा मूव करेगा तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करती हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स अगर मूव करेंगी तो अर्थ का जो लैंड फॉर्म है, सरफेस है, वो चेंज होती रहेगी ड्यू टू इंटरनल रीजन्स। तो ये हमारे दो टॉपिक थे। कौन कौन से दो टॉपिक थे? प्लेट टेक्टोनिक एंड सेकंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखना, फिर भी ना आए कमेंट करना। आई एम हेयर टू रिप्लाई। थैंक यू। जय हिंद।